स्टूडेंट्स, हंसध्वनि आईएएस की आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो रनिंग सेक्शन है वो है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी के जिस सेक्शन की चर्चा हमें आज करनी है उसका नाम है वायुमंडलीय तापन। वायुमंडलीय तापन। स्टूडेंट समझें इस बात को। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एयर टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक यही है हमारा। इस टॉपिक में किन किन चीजों का अध्ययन करना है हमें, इसका एक स्मॉल सिनॉप्सिस हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हीट वर्सेस टेम्परेचर। आखिर ये हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। फिर हमें देखना है कि ये जो हीट है यानी ऊष्मा के स्थानांतरण, इसके स्थानांतरण अर्थात इसके ट्रैवल करने के कुछ अपने तरीके हैं, तो उन स्थानांतरण की विधियां क्या हैं। और फिर हम देखेंगे कि इन्हीं विधियों का प्रयोग करके सीखेंगे कि हमारे वायुमंडल की, जो हमारा वायुमंडल है उसके तापन की प्रक्रिया क्या होगी। उसके तापन की प्रक्रिया अर्थात हीटिंग प्रोसेस क्या होगा। हीटिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा, वायुमंडलीय तापन की विधियां हमारी क्या होंगी। तो इन सामान्यता ये बड़ा विस्तृत विषय है, इसलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी ही चर्चा संभवतः कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इनकी चर्चा करूं, आज की क्लास एक प्रश्न के आलोक में प्रारंभ करते हैं। तो आज का प्रश्न है, सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में ऊपरी छोर से प्रवेश करती हैं किंतु धरातल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय ताप में कमी आती है। सकारण स्पष्ट करें। अब इस प्रश्न का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स। ये प्रश्न टोटली आज की क्लास पर बेस्ड है। इस प्रश्न के सभी अवयव आज की क्लास में आपको उपलब्ध होंगे। तो इस प्रश्न को देने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आज की क्लास से इस प्रश्न को करने में आप सक्षम बने। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें। सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल के ऊपरी छोर से प्रवेश करती हैं किंतु धरातल से ऊपर जाने पर, अर्थात हम जब धरातल से ऊपर जाते हैं
तो वायुमंडलीय ताप में कमी आती है। सकारण स्पष्ट करें, अर्थात प्रश्न पूछने वाला ये जानना चाहता है कि आप ये बताएं कि सूर्य की किरणें तो ऊपर से आ रही हैं, तो जब ऊपर से आ रही हैं तो ऊपरी छोर पहले गर्म होगा, फिर निचला, फिर निचला, फिर निचला, धरातल। लेकिन जब हम देखते क्या है, यथार्थ ये है कि जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो अधिक टेम्परेचर, फिर कम टेम्परेचर, फिर कम टेम्परेचर, फिर कम टेम्परेचर, फिर कम टेम्परेचर, वायुमंडल के क्षोभ सीमा तक टेम्परेचर हमारा गिरता जाता है। ऐसी जानकारी हमने अपने पिछली क्लास अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखी कि क्षोभ सीमा तक वायुमंडल हमारा किस तरह से गिर करके लगभग ध्रुवों पर -45 डिग्री और विषुवतरेखीय क्षेत्र पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। यही बात प्रश्न पूछने वाला जानना चाहता है कि आप इस चीज को स्पष्ट करें। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास से इस प्रश्न के आलोक में बहुत सारी चीजें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला विषय है, अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जैसे ही हमने यहाँ पर तापन शब्द लगाया तो वैसे ही समझ लें कि एक प्रक्रिया की बात हो रही है। ताप और तापन, तापन शब्द क्या बोलता है? तापन, ताप की एक प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रायः हम लोग हीट और टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप को समान समझ लेते हैं। अच्छा, इनके बीच में एक गजब का संबंध भी है, एक अजीब सा संबंध है। इस वजह से निश्चित रूप से इनमें एक समानता दिखती है और समानता है भी, लेकिन एक जो डिफरेंस है इन दोनों टर्म के बीच में, क्लास का पहला पॉइंट ही मैंने रखा है कि उसको हम समझ जरूर लें। अर्थात ये जो हमारा ऊष्मा वर्सेस तापमान, अर्थात इन दोनों के बीच में अंतर हमें समझना चाहिए। तो बच्चों, अंतर समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ग्लास है और इस ग्लास में हमने पानी भरा है। और ये एक बड़ा सा टब है, बाथिंग टब है, और इसमें हमने पानी भरा है। अब इन दोनों सोर्स ऑफ वाटर को थोड़ी सी हम लोग हीट दे करके गर्म कर देते हैं, इसको भी हम गर्म कर देते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि इन दोनों में समान तापमान हो। और एक थर्मामीटर लेते हैं जिसको कि हम लोग ऊपर से इंटर कर देते हैं। अब ये थर्मामीटर इसमें गया, इसकी रीडिंग किया, और ये थर्मामीटर इसके अंदर गया और इसकी रीडिंग किया। थर्मामीटर हमने निकाला और देखा कि दोनों का टेम्परेचर लगभग समान है, एक ही टेम्परेचर में दोनों है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर तकरीबन आप मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बात को समझें कि इसमें पानी की मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन दोनों का तापमान समान है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। लेकिन इस पूरे यानी इस ग्लास में जो पदार्थ है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी इस पदार्थ की ज्यादा होगी। इस जगह पर टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। टेम्परेचर इसका भले इसके समान है, लेकिन इसमें पदार्थ की मात्रा अधिक है, इसलिए इसकी जो कुल ऊष्मा है, टोटल एनर्जी है, वो ज्यादा होगी, निश्चित रूप से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, किसी पदार्थ के अणुओं में होने वाली गति के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा ऊष्मा निकलती है वो हमारी क्या है, हीट है। अर्थात टोटल एनर्जी, उस पदार्थ में उपस्थित टोटल एनर्जी। और ध्यान रखें कि ऊष्मा का संबंध गतिज ऊर्जा से है, किसी पदार्थ के अणुओं में होने वाली गति के परिणाम स्वरूप उस पदार्थ में जो ऊर्जा निःसृत होती है वो उसकी क्या है, हीट है, उसकी ऊष्मा है। लेकिन तापमान क्या है,
तापमान इस ऊर्जा को मापन करने की एक विधि है। इस ऊष्मा ऊर्जा का जो मेजरमेंट है उसके माध्यम से हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? तापमान के, जिसको कि हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊर्जा के लिए जो यूनिट ली गई वो क्या है? कैलोरी। लेकिन तापमान के लिए सेल्सियस, सेंटीग्रेड, केल्विन, फॉरेनहाइट। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही है, केल्विन और फॉरेनहाइट दो डिफरेंट यूनिट्स ले ली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊष्मा और तापमान के बीच में क्या अंतर है। ऊष्मा एक समग्र ऊर्जा है किसी पदार्थ की, और तापमान उस पदार्थ की समग्र ऊर्जा के मापन की विधि है। मापन अर्थात मेजरमेंट है। और ऊष्मा क्या है? उसकी कुल ऊर्जा है, उसमें उपस्थित कुल ऊर्जा है। इस तरह से हमने इस विषय को समझा। अब अगला हमारा बिंदु है ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। स्टूडेंट्स, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां, दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस, बट व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, वी शुड नो इट, बिकॉज आप देखें कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वायुमंडलीय तापन। तो वायुमंडलीय अर्थात वायुमंडल में ताप कैसे आएगा? किस प्रोसेस से आएगा? हीट से आएगा, क्योंकि हीट में ही तो ताप है। हीट में ही तो ताप है। तो इसका मतलब कि हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि अर्थात जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर वो विधियां किस तरह से हमारे वायुमंडलीय तापन में प्रभावी हैं, ये जानना जरूरी है। तो दूसरा जो विषय बनता है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब साइंस में पढ़े थे तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने बात की थी चालन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। पहली विधि हमारी चालन। चालन क्या है? ध्यान रखें स्टूडेंट, हम ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारा पदार्थ है, या यूं समझ लें कि एक लोहे की रॉड है। एक लोहे की रॉड है, एक लोहे की रॉड ये है। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया, इसको हमने गर्म करना प्रारंभ किया। अब क्या होगा कि इसका जो अणु है, तमाम सारे अणु हैं, बहुत सारे अणुओं का एक हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसके अणु ने ऊष्मा ग्रहण की। अब उसने क्या किया? इसको ऊष्मा दे दी। फिर इसने क्या किया? इसको ऊष्मा दे दी। और फिर इसने क्या किया? इसको ऊष्मा दे दी। फिर इसने क्या किया? इसको ऊष्मा दे दी। फिर इसने इसको ऊष्मा दे दी। लेकिन ध्यान रहे कि ये अणु ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। इसने क्या किया है? अपने पास उपस्थित ऊष्मा को अगले अणु को दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अर्थात इस तरह से जो हमारी हीट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती चली जाती है। इस विधि को चालन कहते हैं। चालन विधि में ध्यान रखना है कि पदार्थ के अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि उसमें व्याप्त ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अच्छा, चालन की एक खासियत और है। अगर हम मान लें कि ये एक ठंडी छड़ है और इसको इसके नजदीक ले जाए, इसके संपर्क में ले जाए, इसको टच करें, तो ये क्या करेगा? यहां से ऊष्मा ट्रांसफर करके इसमें दे देगा, और ये प्रक्रिया होती रहेगी। ये ऊष्मा के स्थानांतरण की ये प्रक्रिया सतत तब तक चलती रहेगी जब तक इन दोनों के बीच में समान टेम्परेचर ना हो जाए, इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। तो इसमें हुआ क्या? एक सिद्धांत हम बना सकते हैं कि जो चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की चालन विधि है वो क्या करती है? ऊष्मा संतुलन की दशा को उत्पन्न करती है। अर्थात यहां पर एक ऊष्मा संतुलन की दशा उत्पन्न होती है। इस तरह से ये चालन विधि है। फिर हम आगे देखें
आगे देखें तो चालन के साथ साथ संवहन, जिसको कि हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। संवहन, ये संवहन क्या है? तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अभी चालन में हमने देखा कि किसी पदार्थ का अणु अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित कर दे रहा है, लेकिन संवहन प्रक्रिया में क्या होता है कि वो अणु ऊष्मा के साथ स्वयं ही स्थानांतरित हो जाता है। इसको इस बात से समझें। अब मान लीजिए इसमें द्रव भरा है, हम लोगों ने बहुत बार पानी को गर्म किया है या पानी को गर्म होते देखा है। इसमें हमने एक टेम्परेचर दिया। अब क्या होगा, इस टेम्परेचर से यहां पर व्याप्त जो अणु है उसने ऊष्मा प्राप्त की। अब ये ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे करेगा? इसके घनत्व में कमी आएगी और आयतन में वृद्धि होगी, ये हल्का हो जाएगा और ये इसका स्वभाव है, ये ऊपर उठेगा। ये ऊपर उठ गया तो यहां पर जो खाली स्थान है, अन्य ठंड अणु यहां पर आ जाएंगे, कम तापमान वाले अणु यहां पर आ जाएंगे। फिर वो उनका जब तापमान हीटिंग होगा तो वो उस ऊष्मा के साथ खुद ऊपर चले जाएंगे और फिर कम तापमान वाले अणु यहां पर आ जाएंगे। फिर उनको टेम्परेचर मिला, फिर वो ऊष्मित हुए और फिर वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो गए। इस तरह से ये विधि चलती रहती है और ये विधि तब तक चलती रहती है जब तक हमारा पूरा पदार्थ गर्म नहीं हो जाता। अर्थात हमने यहां पर देखा कि संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण उसके अणुओं के साथ होती है। अर्थात अणु स्वयं ऊष्मा ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि अणुगत विस्थापन होता है। यहां पर अणुगत विस्थापन होता है संवहन की प्रक्रिया में। तो ध्यान रखना है, वायु और जल, वायु और जल में संवहन की प्रक्रिया होती है। वायु और जल में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए संवहन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठोस में चालन प्रक्रिया, ठोस में चालन, इस प्रक्रिया का उपयोग ठोस में होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग द्रव और गैस दोनों के लिए होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि इन दोनों प्रक्रियाओं में माध्यम की आवश्यकता है। एक में ठोस माध्यम है, दूसरे में द्रव और गैस माध्यम है, लेकिन माध्यम तो है। माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरी प्रक्रिया को भी हमें जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरण, रेडिएशन। ध्यान रहे कि हमने बार बार ये सुना भी सौरिक विकिरण, पार्थिव विकिरण, तो इसमें विकिरण शब्द बार बार आया है। तो इस विकिरण का अर्थ क्या हुआ? अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। ध्यान से समझें कि जो पार्थिव विकिरण है, दरअसल उसमें अभी हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में, आज ही देखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि रेडिएशन के माध्यम से ही ऊष्मा का स्थानांतरण केवल होता हो, पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा का, किंतु रेडिएशन शब्द ऊष्मा के संचलन का एक पर्याय बन गया है। इसलिए बार बार हम लोग रेडिएशन शब्द का यूज करते हैं, भले ही उस जगह पर ऊष्मा का संचलन कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन रेडिएशन एक पर्याय बन गया है ऊष्मा के स्थानांतरण का। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। विकिरण में क्या होता है, जो निर्वात है, इसमें निर्वात का अर्थात माध्यमहीन, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, स्पेस है, ऐसी दशा में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो विकिरण के माध्यम से होता है। तो ध्यान रहे, जब हम सौर विकिरण कहते हैं तो अर्थात सूर्य से
पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर तक की जो स्थिति है वो एक निर्वात की दशा है, लेकिन सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे धरातल तक आती हैं और यही इंसुलेशन है। तो ये किस विधि से आती हैं? उस बीच के निर्वात से होकर ही तो आती हैं। तो ये जो स्थानांतरण की विधि है, ट्रांसफरिंग ऑफ हीट का मेथड है, उसको हम लोग विकिरण बोलते हैं, विकिरण। इसके बाद एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उसको हम लोग अभिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवहन। एडवेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें धरातल पर चलने वाली पवनें, अर्थात क्षैतिज चलने वाली जो पवनें हैं, वो ऊष्मा का स्थानांतरण कर देती हैं। हाँ, ऊष्मा का स्थानांतरण कर देती हैं, अर्थात इसका संबंध क्षैतिज पवन प्रवाह से है। क्षैतिज पवन प्रवाह से है। इसका एक प्रमाण है, जैसे लू हमारे भारतवर्ष में या भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चला करती हैं। स्थानीय पवनों में इसका विवरण भी हम लोग लेंगे। तो लू चलती है तो अपने साथ गर्मी ले जाती है। इसका मतलब क्या? पवन प्रवाह का ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं है, पवन का क्षैतिज प्रवाह है और ये अपने साथ गर्मी ले जाती है। तापमान जहां पर जाएगी वहां पर तापमान को बढ़ा देगी, अर्थात ऊष्मा संचालन की एक ये भी विधि है। तो ये तो हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हुई, लेकिन अब हमें समझना है कि इनका प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इन विधियों को समझाते समय मैंने बिल्कुल ही वायुमंडल की दशा, दिशा और प्रक्रिया का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक क्रमिक अध्ययन प्रणाली को विकसित करना और आपको कंटेंट क्रमिक ढंग से दिया जाए। तो अभी हमने देखा कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां पहले समझ लें, अब उन विधियों का कैसे हमारे वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया में अनुप्रयोग है तो स्वतः उसकी चर्चा हो जाएगी। तो अब हम लोग तीसरा जो बिंदु देखते हैं वो है वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया। वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया। अब किस प्रोसेस से हमारा वायुमंडलीय तापन होता है ये हमें समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंसुलेशन में देखा कि इंसुलेशन है क्या? इनकमिंग सोलर रेडिएशन ही हमारा इंसुलेशन है। सूर्य से आने वाली ये जो तरंगे हैं ये कैसी हैं? शॉर्ट वेव है, लघु तरंगे हैं। ये लघु तरंगे हमारे वायुमंडल में सीधे प्रवेश कर जाती हैं धरातल तक। इसके लिए मैंने एक शब्द दिया था, एक वाक्य यूज किया था कि हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण के लिए, अर्थात लघु तरंगीय सौरिक विकिरण के लिए पारगम्य है, ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब क्या? कि उन तरंगों के आने में हमारा वायुमंडल कम से कम अवरोध उत्पन्न कर पाता है, कम से कम बाधा उत्पन्न कर पाता है। इसका मतलब हमारा वायुमंडल उसको नहीं लेता है। ठीक है। अभी हम लोग जब हीट बजट देखेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा एल्बिडो। वो एल्बिडो क्या है? कि वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के सतही क्षेत्र से कुछ सौरिक विकिरण को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये जो परावर्तन है, किसी सतह द्वारा सूर्य के विकिरण का परावर्तन है, ये एल्बिडो है। तो हर एक सतह का अपना अपना अलग है और पूरे ओवरऑल अर्थ के अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो एल्बिडो ऑफ अर्थ एक टर्म बनता है, उसकी चर्चा हम वहां करेंगे। लेकिन यहां पर परावर्तन से आशा है, किंतु इस जगह पर हमें परावर्तन पर ध्यान नहीं देना है। हमें यह ध्यान रखना है कि सूर्य से आने वाली उन सौरिक विकिरण का अवशोषण क्या हमारा वायुमंडल कर पाता है? तो प्रश्न उठता है, हाँ, पूरी तरह से नहीं कर पाता, बहुत हल्की मात्रा से। तो अर्थात कि सूर्य से आने वाला जो सौरिक विकिरण है, अर्थात हम इसको अगर सही नाम दें तो जो आगामी सौरिक विकिरण है,
जो आगामी सौरिक विकिरण है उससे हमें होता क्या है, वायुमंडल थोड़ा सा अवशोषण करता है। हमारा वायुमंडल बहुत हल्की मात्रा में उसका एब्जॉर्प्शन करता है, हल्की मात्रा में। ट्रेवार्था महोदय कहते हैं कि लगभग 7% हीट हमारा वायुमंडल आने वाले उस विकिरण से एडॉप्ट करता है। तो यहां पर प्रश्न थोड़ा सा अपोजिट है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की कि अभी तक हमने पढ़ा कि सूर्य की आने वाली किरणें सीधे वायुमंडल को पार करके धरातल में चली जाती हैं, उनका अवशोषण नहीं होता, वायुमंडल उससे हमारा गर्म नहीं होता। लेकिन यहां पर हम अब वायुमंडल की प्रक्रिया, वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को सीधे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये विषय सामयिक हो जाता है जानना कि ऐसा नहीं है। सौरिक विकिरण, जो लघु तरंगी सौरिक विकिरण है, उनसे बड़ी सूक्ष्म मात्रा में हमारा वायुमंडल उनका अवशोषण करता है और थोड़ी सी गर्मी प्राप्त करता है। एक बात हुई। अब दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि सौरिक विकिरण हमारे धरातल पर आया, अब पृथ्वी के धरातल पर सौरिक विकिरण जब आया तो इसके हीटिंग का प्रोसेस कैसे होगा? इसके हीटिंग का प्रोसेस ऐसे होगा कि धरातल इनका अवशोषण करेगा। धरातल ने इसका अवशोषण किया तो अब अपने क्षेत्र में तापमान का विस्तार करेगा, हीट का विस्तार करेगा, अर्थात धरातल स्वतः गर्म होगा। तो ध्यान रहे बच्चों कि धरातल गर्म होने की प्रक्रिया में किस विधि का प्रयोग करता है। तो धरातल अगर हम यहां कहें धरातल, तो ये धरातल के दो प्रकार हो सकते हैं। धरातल में एक स्थल खंड हो सकता है और धरातल में हम लोग देखें कि जल राशियां हो सकती हैं। अगर स्थल खंड है तो वो चालन अर्थात कंडक्शन के माध्यम से गर्म होगा, और अगर हमारे धरातल पर सौरिक विकिरण जब जल राशियों से होके जाएगा तो ये संवहन के माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से गर्म होगा। तो इस तरह से दूसरी प्रक्रिया ये है कि सूर्य की रेज आई, लघु तरंगीय सौरिक विकिरण हमारे धरातल से टकराया और हमारे धरातल ने अब क्या किया कि उस विकिरण से अपने आप को हीट करना शुरू किया बाय यूजिंग conduction and convection. In which condition surface use the conduction? If the surface is a part of lithosphere. यहां पर संवहन का प्रयोग कब करेगा? जब हाइड्रोस्फीयर की स्थिति हो, अर्थात सूर्य की किरणें जब समुद्रिक क्षेत्रों, महासागरीय क्षेत्रों में पड़ेंगी तो वहां पर पानी है तो क्या होगा? संवहन की प्रक्रिया लगेगी। स्थल खंड में पड़ेगा तो स्थल खंड का धरातल कैसे गर्म होगा? चालन की प्रक्रिया द्वारा। अब उसने क्या किया कि अपने अंदर गर्मी इकट्ठा कर ली, हमारे धरातल ने अपने अंदर ऊष्मा इकट्ठा कर ली। अब वो ऊष्मा दीर्घ तरंगीय विकिरण के माध्यम से छोड़ना शुरू करता है। अगर मैं इसको कह दूं कि ये है हमारे सन, दिस इज आवर सन, और ये है हमारी पृथ्वी का धरातल। तो ये जो सूर्य से निकलने वाला विकिरण है ये कैसा है? लघु तरंगीय विकिरण है, लघु तरंगीय विकिरण है। लेकिन अब ये जो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें कुछ क्षेत्र हमारा हाइड्रोस्फीयर का है, जलमंडल का है, और कुछ क्षेत्र हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थल खंड का है। तो मैंने बोला कि इनको ये क्षेत्र जब अडॉप्ट करेगा तो अपने अंदर ऊष्मा का संचलन किस मेथड से करेगा? चालन के। और ये क्षेत्र जब इन लघु तरंगीय विकिरणों को अडॉप्ट करेगा तो संवहन के माध्यम से अपने आप को गर्म करेगा। लेकिन ये पूरा स्फीयर गर्म होने के बाद दीर्घ तरंगीय विकिरण उत्सर्जित करेगा,
हमारे वायुमंडल के ऊपर दीर्घ तरंगीय विकिरण को ये उत्सर्जित करेगा ऊपर की ओर, हमारा धरातल। तो अब ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर बहुत माइन्यूटली ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया के पहले तक हमारा वायुमंडल इस जगह पर, यानी आगामी सौरिक विकिरण के आंशिक अवशोषण से बहुत ही कम मात्रा में गर्म है, बहुत ही कम मात्रा में। अभी ये यूं कहें कि 7% अभी उसमें हीट है, ना के बराबर है। अब जब पार्थिव विकिरण होना शुरू हो गया, अब पृथ्वी क्या कर रही है, अपने हीट को रिलीज करना शुरू कर दी है। तो अगला चरण आता है, वो क्या है, हमारे धरातल के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र पर सर्वाधिक जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। सर्वाधिक जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। तो देखने में तो ये अदृश्य है, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि इनका जो व्यवहार है, आकार प्रकार छोटा होने के साथ भी इनका व्यवहार लगभग ठोस की तरह है, एक सॉलिड पार्टिकल्स की तरह है, एक सॉलिड मटेरियल की तरह इनका बिहेवियर है। तो इस तरह से ध्यान रखना है बच्चों कि पृथ्वी से रिलीज होने वाला जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उससे ये जो 2 किलोमीटर में व्याप्त जलवाष्प और धूलकण है, ये चालन के माध्यम से, ये प्रश्न जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग संवहनिक क्रियाओं को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि ये टॉपिक रनिंग टॉपिक ही यही है, तो इसकी गहराई को हमें समझना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि ये चालन मेथड द्वारा अर्थात कंडक्शन विधि द्वारा 2 किलोमीटर का क्षेत्र जहां पर जलवाष्प और हमारी डस्ट पार्टिकल्स की बहुलता है, प्लैंटीनेस है, वो चालन विधि से गर्म होता है, चालन विधि से। फिर उसके बाद वायुमंडल किस तरह से गर्म होगा, इसके बाद हमारा वायुमंडल 2 किलोमीटर के बाद संवहनिक प्रक्रिया का प्रयोग करता है, संवहनिक प्रक्रिया का प्रयोग करता है। लेकिन एक बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जलवाष्प और धूल कण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी इनके अवशोषण में, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इनके अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर संवहनिक प्रक्रिया होती है, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों में और क्या है, संवहनिक प्रक्रिया है। अच्छा, इस संवहनिक प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल हमारे वायुमंडल की अधिकतर ज्यादातर तापन प्रक्रिया संवहन के माध्यम से होती है, कंडक्शन का सहयोग मिनिमम है। तो अब ये हमारी पृथ्वी का धरातल है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी का धरातल है, और ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो हमारे वायुमंडल में जा रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको पूरा एक पृथ्वी बना दूं, तो सूर्य इक्वेटर रीजन पर अपनी किरणें डायरेक्ट छोड़ रहा है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सीधे पड़ रही हैं। फिर जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है तो 23.5 अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और फिर एक स्थिति आती है जब दक्षिणायन सूर्य जाता है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो जब लंबवत पड़ेंगी तो जो इंसोलेशन है वो अधिक होगा, जब इंसोलेशन अधिक होगा तो उस क्षेत्र की वायु गर्म हो जाएगी, जब गर्म होगी तो क्या प्रक्रिया होगी, उसके आयतन में वृद्धि होगी और घनत्व में कमी होगी। लेकिन बच्चों यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा कि उस वायु राशि के घनत्व और आयतन में होने वाले परिवर्तन में बाहरी कारक आवश्यक है, अर्थात जो बाहरी टेम्परेचर है उसमें आदान प्रदान हो रहा है,
क्योंकि ये आदान प्रदान की स्थिति जब नहीं होती है तो उसी में एक टर्म आता है रुद्धोष्म शीतलन और रुद्धोष्म तापन, अर्थात एडियाबैटिक कूलिंग एंड एडियाबैटिक हीटिंग। वो अलग मुद्दा है, अभी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ध्यान रखना है। तो अर्थात जब उसका घनत्व कम हुआ, आयतन बढ़ गया, तो वो वायु राशि उस क्षेत्र की हल्की हो गई। अब वो हल्की होके ऊपर उठने की प्रवृत्ति उसमें होगी, ऊपर उठने की प्रवृत्ति होगी। तो जब ये ऊपर उठेगी तो जो ठंड राशियां हैं, वायु राशियां हैं, वो क्या करेंगी, इस क्षेत्र को फिर से फिल करेंगी, इस क्षेत्र पर आएंगी, फिर गर्म होंगी और फिर ऊपर की ओर उठेंगी। अब ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो ऊपर उठने वाली वायु राशि है, गर्म होकर के ये जो ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर तो बढ़ाएगी, लेकिन ये अपने अंदर जो स्थित इसके अंदर उस स्थित टेम्परेचर है, वो ऊंचाई के साथ साथ उसमें ह्रास होने लगेगा, ऊंचाई के साथ उसमें ह्रास होने लगेगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को सतत वैसे ही तो धारण नहीं कर सकती, क्योंकि हम ऊपर जब जाते हैं तो दाब में भी फर्क पड़ता है, वायुमंडलीय दाब में भी फर्क पड़ता है, तो उसके आयतन में वृद्धि होती जाती है, घनत्व कम होता जाता है, फलस्वरूप वो अपने अंदर होल्ड करने वाली हीट को ऊपर जाके धीरे धीरे लॉस करता है। फिर यहां से एक वायु राशि गर्म हुई, फिर ये ऊपर गई, ऊपर गर्म तो गई, लेकिन गर्म सतत इतनी ही नहीं रहेगी, बल्कि इसकी गर्माहट में कमी आएगी। इस तरह से वायुमंडल की ठंडी राशियां यहां पर आती जाएंगी और गर्म राशियां ऊपर उठती चली जाएंगी, और वायुमंडल हमारा नीचे से सतत दर सतत गर्म होता चला जाएगा। किंतु इसके गर्म होने की प्रक्रिया में ऊपर जाने पर वो ऊष्मा का ह्रास होता रहेगा, अर्थात जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, और इसी तापमान की कमी की प्रक्रिया को हम लोग सामान्य ताप पतन दर के नाम से जानते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर के नाम से जानते हैं। और ये सामान्य ताप पतन दर है क्या? जब मैं आपको स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ आर एटमॉस्फेयर समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया है कि 165 मीटर पर, यानी ईच 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, या यूं कह दें कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ये क्या है? सामान्य ताप पतन दर। इस तरह से इस प्रक्रिया में हमारा वायुमंडल, अर्थात ये कह सकते हैं कि अब 2 किलोमीटर के ऊपर संवहनिक प्रक्रिया द्वारा गर्म हो रहा है, और इस प्रक्रिया में जो गर्म वायु राशियां हैं वो ऊपर तो जा रही हैं, लेकिन अपनी ऊष्मा को ह्रास करके ऊपर जा रही हैं। इस तरह से जो लेयर बनी गर्म वायु राशियों की, वो क्या है कि नीचे ज्यादा गर्म, क्योंकि ये गर्मी कहां से आ रही है? धरातल से आ रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रही है। तो पहले चालन विधि से 2 किलोमीटर तक गर्म हुआ, फिर उसके बाद संवहन विधि से हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता जाता है, लेकिन इसका क्रम क्या है? अवरोही क्रम है। तो ये जो अवरोही क्रम में ताप का ह्रास हो रहा है, यही सामान्य ताप पतन दर के नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, तो इस प्रक्रिया से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अगले इसी चरण में एक बात और समझ ले कि जो हमारा धरातल है उस पर बहुत सारी पवनें चलती हैं, जैसे सनातनी पवनें, तो जिसमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, इसकी हम विंड सिस्टम में लंबी चर्चा करेंगे, और कुछ स्थानीय पवनें। तो हमने ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों में एक शब्द हमने देखा था, अभिवहन की विधि, एडवेक्शन की विधि। तो वो क्या थी? दरअसल यही थी कि हमारे धरातल पर चलने वाली जो पवनें हैं, कुछ पवनें जब चलेंगी तो वो भी क्या करेंगी? हमारे वायुमंडल को
ताप को स्थानांतरित करेंगे और हमारा वायुमंडल उससे भी गर्म होगा। अर्थात हमने देखा कि चालन, संवहन, विकिरण के साथ साथ अभिवहन प्रक्रिया भी हमारे वायुमंडलीय तापन में योगदान दे रही है। इसके अलावा एक चीज और देखें, धरातल पर स्थित जो जल राशियां हैं उनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, उनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा जलवाष्प में छुपी रहती है। अब जब ऊपर जाके इस जलवाष्प का संघनन होता है, इस जलवाष्प का संघनन होता है अर्थात बादलों का निर्माण होता है, तो उसमें ये गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट रिलीज होती है, मुक्त होती है। और ये जो लेटेंट हीट मुक्त होती है तो इससे भी हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा का भी हमारे वायुमंडल के तापन में योगदान है। गुप्त ऊष्मा का भी हमारे वायुमंडल के तापन में योगदान है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं कि वायु का प्रसार और संकुचन होता है। वायु का प्रसार और संकुचन होता है जो हमने इस चीज में देखा, लेकिन अभी मैं वहां पर इस टर्म का डिटेल में स्टडी उस क्षेत्र पर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाता हूं। हल्का सा इंट्रो मैंने दिया भी था कि कोई भी वायु राशि अपने बाहरी क्षेत्र से ताप, दाब इत्यादि का कोई भी आदान प्रदान नहीं कर रही है और ये ऊपर उठ रही है। अब ये जब ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, देखिए होता क्या है कि इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, इसके आयतन में वृद्धि होगी और इसके घनत्व में कमी आएगी, तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। अर्थात ध्यान रखें, ये बात हम कह सकते हैं कि जब किसी वायु राशि का प्रसार होगा तो उसमें तापमान की कमी आएगी, तापमान की कमी आएगी। अब अगर दूसरे शब्द में कहें कि कोई वायु राशि प्रसारित है लेकिन वो संकुचित हो गई, उसमें कंप्रेशन हो गया, तो जब वो कंप्रेशन होगी तो उसमें तापमान की क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात वायु राशियों के प्रसार और संकुचन से भी हमारे वायुमंडल तापन की प्रक्रिया संपादित होती है, या यूं कहें कि वायुमंडलीय तापन में भी उसका सहयोग होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया रही। अब इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स लेवल पर प्रश्न बनता है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा वायुमंडल सबसे गर्म किस समय होगा। तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो 12 o'clock का दोपहर का समय है, 12 बजे दोपहर का जो समय है, इस समय हमारी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला ये इंसोलेशन अधिक है। हाँ तो ठीक है, इंसोलेशन तो अधिक है, तो क्या इस समय हमारा वायुमंडल यानी हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी? ध्यान रहे कि पृथ्वी तो ज्यादा गर्म हो सकती है, लेकिन वायुमंडल जरूरी नहीं कि ज्यादा गर्म हो, क्योंकि वायुमंडल तो पृथ्वी द्वारा मुक्त ऊर्जा ऊष्मा से गर्म होता है। तो अब होता क्या है कि 12 बजे दोपहर के इंसोलेशन तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इंसोलेशन मिल रहा है और वायुमंडल को वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गर्म भी कर रहा है, किंतु पृथ्वी जो अपने अंदर, ये जो धरातल है, ये पृथ्वी जो अपने अंदर होल्ड करती है हीट को, उसको पूरी तरह से रिलीज होने में समय लगता है। अर्थात 12 बजे आने वाला जो इंसोलेशन है वो तो ज्यादा होगा, लेकिन इसने अभी अपनी पूरी हीट एनर्जी को रिलीज नहीं किया है, तो इसलिए इसको रिलीज होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि 2 बजे से 4 बजे तक, दिन में 2 से 4 बजे के बीच में पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक तापमान होता है। अब हम ये बात करें कि सबसे कम तापमान कब होगा, तो ध्यान रखें कि अगर हम 6 o'clock से 6 o'clock का एक मोटी मोटा आइडिया बनाएं, तो सूर्य के निकलने और अस्त होने का तो लगभग 12 घंटे का हमें सौरिक विकिरण प्राप्त हो रहा है, अर्थात इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है। तो उसको अगर हम रिलीज करवाएं तो हम देखेंगे कि लगभग रिलीज होते होते तकरीबन 12 बजे रात के आसपास, 12 बजे रात के आसपास वायुमंडल हमारा
पूरी तरह से ठंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से अपनी पूरी ऊष्मा को धारण करके वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया में समय लगता है, तो उसी तरह से अपनी संपूर्ण ऊर्जा को रात में रिलीज करने में भी इसको समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, ये देखा गया कि 12 बजे रात को न्यूनतम तापमान नहीं होगा, बल्कि 2 बजे से 4 बजे, या यूं कहें कई सोर्सेस में आपको 4 बजे से 5 बजे के बीच में, मॉर्निंग में 4 to 5 o'clock या 2 to 4 o'clock के आसपास तापमान हमारा न्यूनतम होगा, न्यूनतम तापमान होता है। ऐसा ये कारण है, और ये प्री के प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट वर्सेस टेम्परेचर की स्थिति देखी। फिर हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट, मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां देखी। फिर हमने वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया देखी, वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया देखी। अब आप इस बात को समझ लें कि जो प्रश्न हमने शुरुआत में आपके सामने रखा, उस प्रश्न का आंसर आज की क्लास में छुपा है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप उस प्रश्न को करेंगे, और बड़ी गहराई और तन्मयता के साथ करेंगे। निश्चित ही आपको करना ही चाहिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी अपील करूंगा कि हंसुधन आईएएस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें, ताकि हमारा और आपके बीच में सतत संबंध स्थापित रह सके, मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यूअसली आप तक पहुंचा सकूं। इस तरह से आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।